टीचर्स बढ़िया है, सब टीचर्स तुम्हें जानते हैं, ठीक है, सबका अच्छा टेस्ट होएगा, इतना ज्यादा कोई मुश्किल टेस्ट वाली सीन नहीं है, टेस्ट इजी है, टेस्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, टेस्ट भी आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, अपनी रिवीजन अच्छे से कर रखी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, कुछ थोड़े से ट्रिकी है, बट वो भी अपने जो कंसेप्ट है उनसे हो जाएंगे। तो एक बार मैं वर्नियर कैलिपर्स इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स में बच्चों को दिक्कत भी है और वर्नियर कैलिपर्स बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं हुआ है, तो अगर इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको भी इजिली सॉल्व कर लोगे। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज भी हम आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, किसी बच्चे को पता हो तो? 0.1 mm के प्रिसीजन को मेजर करने के लिए। बिल्कुल सही। अरे जैसे तुम्हारा स्केल होता है, स्केल तुम्हारा लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वैसे ही वर्नियर कैलिपर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। बिल्कुल सही बेटा, टूनी बच्चा बिल्कुल सही, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। अब वर्नियर कैलिपर्स की एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन होती है, एक पर्टिकुलर तरीके से ये बना हुआ होता है और इसका एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स में आप डायग्राम में देख सकते हो, एक ऐसे लंबा सा स्केल है, ये एक लंबा सा स्केल है, इसको मेन स्केल कहते हैं, उसके ऊपर एक मूवेबल स्केल होता है, उसके ऊपर एक मूवेबल स्केल होता है, वो हमारा वर्नियर स्केल होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास जॉज होते हैं, तो ये जॉज हो गए, मेजरिंग टिप हो गई, या फिर ये लास्ट में तुम्हारे पास ये जो डंडी सी हो गई, इन सब का काम ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ मेजर करनी है वो ऑब्जेक्ट आप इनके बीच में फंसा पाओ और अब लेंथ से रिलेटेड कोई भी चीज अपनी मेजर कर लो। अब ये वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके वर्नियर स्केल पे n डिविजन है, अगर हमारे वर्नियर स्केल पे n डिविजन है, देन n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल coincide with n minus 1 divisions on main scale, n minus 1 divisions on main scale। मतलब इसका यही प्रिंसिपल है वर्नियर कैलिपर्स का कि जितनी आपकी वर्नियर स्केल पे डिविजन्स होंगी दे विल बी मोर देन द डिविजन्स ऑन वर्नियर डिविजन्स ऑन मेन स्केल। इस प्रिंसिपल को यूज करके आप अपनी जो लीस्ट काउंट होती है वो निकाल सकते हो। इतना क्लियर है बच्चा? चलो आगे। मैम इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट निकालते हैं, अब लीस्ट काउंट पे आ जाओ। चलो प्रिंसिपल हमने समझ लिया, अब लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होता है उसका मतलब क्या है कि कितना सबसे मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स, दैट इज आपने व्हाट क्या कराया ना अब तक? बेटा वर्नियर कैलिपर्स इंट्रोड्यूस करवाया, वर्नियर कैलिपर्स वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मैम फिर से बता दो वर्नियर कैलिपर का। बेटा वर्नियर कैलिपर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं, एक लंबा स्केल होता है जो मेन स्केल होता है, एक इसके ऊपर छोटा सा स्केल होता है जिसको तुम मेन स्केल के ऊपर मूव करा सकते हो, तो वो जो छोटा सा स्केल है उसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। ठीक है बच्चा, यस मैम। प्रिंसिपल इसका यही होता है वर्नियर कैलिपर्स का कि वर्नियर स्केल के ऊपर ज्यादा डिविजन्स होती हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल। अब इसका मैम ये हमें स्कूल में फायदा भी क्या है? दिखाते हैं। हाँ बस बहुत बढ़िया है, फिर तो स्कूल में भी देख रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फायदा क्या लीस्ट होता है कि काउंट अगर हमें लीस्ट काउंट की वो क्या वैल्यू होती है? 0.99 mm थी। अभी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट कितनी होगी? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये तुम्हारी लीस्ट काउंट जो होती है वर्नियर कैलिपर्स के केस में उसकी वैल्यू होती है। इसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। लीस्ट काउंट जो होती है हमारी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कितनी मेजरमेंट लीस्ट होएगी, सो दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज हाउ वी डिफाइन लीस्ट काउंट मैथमेटिकली। एक सेकंड, आई थिंक स्क्रीन में स्टक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने प्रिंसिपल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी कि मैम n वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है दे आर कोइंसाइडिंग विद n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डिफिकल्ट करना है तो मैं तुम्हें क्वेश्चन में दे दूंगी कि n माइनस वन की जगह n माइनस फाइव मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? लीस्ट काउंट तो उस केस में भी निकाल ही सकते हैं ये प्रिंसिपल यूज करके। इसका क्या मतलब है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच? n माइनस वन अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। So this is equals to n upon n is 1 MSD हो जाएगा माइनस MSD अपॉन n। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज वन मेन स्केल डिवीजन प्लस MSD अपॉन n।
सो दिस इज हाउ, जो मैंने ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखी है वो भी आप लोग डिराइव कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में पटी सी वैल्यू गिवन है कि n-5 आपके पास डिविजन्स हैं, n डिविजन्स नहीं है, कुछ भी आपको गिवन है, तो वो वाली वैल्यू भी आप लोग इजीली डिटरमिन कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस तो आपके मतलब ये लीस्ट काउंट निकालने से ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसकी लीस्ट काउंट निकाल के बताओ, इसकी लीस्ट काउंट कितनी आएगी? कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स एंड टेल मी व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट इन दिस केस। बताओ कैसे करोगे, गिन लो ना। मैम एक बार प्रिंटरेस्ट पे जाना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड यश बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी बच्चे भी निकालो। मैम समझ में नहीं आया मैम, वर्नियर स्केल का। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो बेटा। मैं अभी क्या बोल रही हूँ, तुम्हारा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत छोटी छोटी लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास जो मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल से आप लेंथ कितनी मेजर कर सकते हो? 1 मिलीमीटर तक की लेंथ मेजर कर सकते हो। अब ये जो वर्नियर स्केल होता है ये आपको और छोटी लेंथ मेजर करने का एबिलिटी दे देता है आपके हाथ में। तो ये वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल ये होता है कि इस पे दो स्केल्स होते हैं, एक तो आपके पास मेन स्केल होता है, एक आपके पास वर्नियर स्केल होता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो काफी कम हो जाती है। कैसे? आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 10 वर्नियर स्केल, वेरी गुड, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 1 मेन स्केल डिविजन। इसका क्या मतलब है कि मैम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे। अब ये चीज का क्या मतलब हुआ, ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें लीस्ट काउंट लिखनी है तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे कर दो ना सब्स्टिट्यूट, क्या दिक्कत है? मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1, ये 9/10, तो माइनस 9/10। एक सेकंड, अच्छा विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, माइनस 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, सही है ना बेटा? तो यहां से हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब तुम्हारी मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर कितनी गिवन है? 1 मिलीमीटर। मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर गिवन है ना, तो इस केस में लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी? 0.1 मिलीमीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स मैं 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ भी मेजर कर सकती हूँ। दैट इज व्हाई हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं, ताकि और छोटी लेंथ हम मेजर कर पाए। अभी क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ जीरो एरर, विच इज ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर को कैसे समझोगे? सपोज तुम्हारे पास वेइंग मशीन है, एक 50 किलो का बच्चा है, वो वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ रहा है, उसको 50 किलो ही दिखा रहा है, उसका वेट 50 किलो ही उसका एक्चुअल वेट है, वो बहुत बढ़िया मशीन में चेक करके आया हुआ है। तो मतलब आप लोगों की मशीन ठीक है ना? यस है ना? मैम। मतलब आप लोगों की मशीन ठीक है ना? तो बेटा जीरो एरर क्या होता है कि अगर उस मशीन पे कोई भी रीडिंग नहीं है, उस मशीन पे खाली 0 kg का मास है, तो क्या वो मशीन जीरो दिखा रही है, नहीं दिखा रही? कुछ कुछ मशीनें होती हैं उस पर वैसे ही 5 किलो लिखा हुआ है, तो बच्चे का वेट 55 किलो आएगा उसके ऊपर, तो वेट गलत आ रहा है। कुछ कुछ मशीन है जिनमें वेट नेगेटिव में गया हुआ है, कुछ कैलिब्रेशन प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चे का वेट कुछ नेगेटिव में आएगा। तो इन सबको हम जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, तो जीरो एरर हमारा तब आता है अगर कोई भी मेजरिंग डिवाइस, इफ एनी मेजरिंग डिवाइस, जीरो एरर हमारा कब आता है? इफ एनी मेजरिंग डिवाइस registers a reading, if any measuring device registers a reading even when, अच्छा एक सेकेंड बच्चा, ठीक है बच्चा एक सेकेंड, बेटा तो जीरो एरर क्या हो गया? अगर आपका कोई भी मेजरिंग डिवाइस एक रीडिंग रजिस्टर करेगा इवन व्हेन देयर इज नो रीडिंग, तो जीरो एरर होता है।
इन दिस केस यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये जो ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर तुम्हारा नो जीरो एरर है, बिकॉज जीरो ऑन मेन स्केल, बिकॉज जीरो ऑन मेन स्केल coincides Zero of vernier scale. very good, coincides with zero on the vernier scale, coincides with zero on vernier scale. तो इस रीजन की वजह से इस सिचुएशन में हमारा जीरो एरर कुछ नहीं है, देयर इज नो जीरो एरर. इज दिस पार्ट आल्सो क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि वर्नियर कैलिपर्स कोई भी अगर हमें गिवन है तो उसके केस में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या समझ ली कि जीरो एरर का मतलब क्या होता है. चलो, तो अब एक फटाफट से इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे जेई नीट के पेपरों में आते हैं, तो एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. आई थिंक ये तो तुम्हारा जेई का भी क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ट्राई टू सॉल्व इट. बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए बी सी डी? मैम ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, इसका आंसर है 0.2 mm. यस मैम, डी ठीक आ है। रहा है 0.2 mm. वेरी गुड, बिल्कुल सही. और कैसे आएगा? अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर. 16 MSD हो जाएगा. बिल्कुल सही बेटा. अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल. तो मतलब तुम्हें 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी गिवन है? 1 मिलीमीटर. और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि 20 इक्वल डिवीजन वर्नियर स्केल पे व्हिच मैच विद 16 मेन स्केल डिविजंस. मतलब 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD है इधर. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर तुम अब VSD की वैल्यू निकालोगे तो 1 VSD would be equal to 16/20 MSD. So which implies 1 VSD will be equal to 4/5 MSD. वेरी गुड मैम, मजे आ गए ये तो सॉल्व करके. ठीक है, अब इसको अगर मैं लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूं. हेलो बेटा, गुड इवनिंग. लीस्ट काउंट तुम्हारा कितना होता है? 1 MSD माइनस 1 जीत गया. क्या बच्चा? इंटरनेशनल इवेंट अपना जीत गया कल ही. अच्छा, अमेरिकन को हरा था. मेरे 15 को पॉइंट्स. आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, लेकिन आप क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, और ऑडिबल. मैं जीत गया, मतलब कैसे जीत गए? इंटरनेशनल वर्ल्ड अरे राइट, आप गए थे उसमें. नहीं, कांग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत अच्छी न्यूज है ये तो. ठीक है, वेरी ठीक है. अगर आपने अपना एड्रेस नहीं बताया तो मैं आपको गिफ्ट नहीं भेज अच्छा, सकता. तो गिफ्ट नहीं भेज पाए. चलो, कुछ नहीं होता, कभी ऐसे मिलेंगे तब मैं ऐसे गिफ्ट ले लूंगी आपसे. नहीं नहीं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस बेटा आपको. चलो, अब आपकी क्लास के बाद ऐसे आपको अच्छे से प्रॉपर कांग्रेचुलेशंस भी करेंगे. तब तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कल के टेस्ट की तैयारी बढ़िया से रहे. अब ये वाला क्वेश्चन देंगे सब बच्चे, बताएं क्लियर है? जरूरी नहीं है कि 20 और 19 का मामला हो, 20 और 16 का मामला भी हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स में. सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम n और n-1 ही होना चाहिए. ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है. 20 और 16 से भी मैं वर्नियर कैलिपर्स बना सकती हूँ. हो सकता है वो इतना प्रिसाइज ना बने, बट मैं बना सकती हूँ. ये पॉइंट है. क्लियर है बच्चों? चलूं आगे? Yes, ma'am. तो अब हमें लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया कि ये जीरो एरर क्या चीज है. अब अपना आगे चलते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट मेजरमेंट कैसे करोगे वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके. मेजरमेंट कैसे करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके? मतलब अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो कैसे यूज करोगे मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स? मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, चलो निकालने की कोशिश करते हैं. इसका ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. फॉर्मूला भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही समझ लो इसको भी, कि अगर आपकी कोई भी मेजरमेंट है. एक सेकेंड, स्क्रीन में दिक्कत है आई थिंक. मैम आज बहुत ही स्क्रीन दिख रही है. हाँ, आज बारिश हुई है, मेरे को लग रहा है मेरे इंटरनेट में दिक्कत आ गई होगी. मैम आपके एयरटेल वालों ने कह दिया कि अब आप बोट ही कह रही है अब आप पोर्ट करा लो. नहीं, आप एयरटेल वालों ने कहा कि अब आप बोट एक खरीद लो क्योंकि आपको तो हाँ, 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 नौका हाँ. से ट्राई करना है. समझ नहीं, लो ना. नहीं, इतना पानी नहीं आया अभी. बारिश होती है तो पानी आ जाता है आजकल. ठीक है, अब ये देखो मेजरमेंट का क्या मतलब है. तुम्हारी कुछ मेन स्केल पे रीडिंग होगी. मतलब तुम्हारी मेन स्केल पे रीडिंग कितनी हो गई कि जो इसका जीरो है वर्नियर कैलिपर्स का, जो इसका जीरो है वर्नियर कैलिपर्स का, उसने मेन स्केल पे कौन सी रीडिंग जस्ट क्रॉस करी है.
समझ रहे हो? मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब हो गया कि जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज क्रॉस्ड विच रीडिंग। उसके बाद ये तो होगी तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम अपनी मेन स्केल डिवीजन से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन है। तो ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब इसके बाद आओ वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट पे, जो ये मैंने लिखा है। वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारी कौन सी होती है? वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारी कौन सी होती है? इट इज द डिवीजन, it is the division on vernier scale, it is the division on vernier scale which coincides with main scale, which coincides with main scale। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह भी हम वर्नियर स्केल डिवीजन लिख सकते हैं चाहे इसको। तो वर्नियर स्केल डिवीजन अब क्या हो गई? एक ऐसी डिवीजन जो तुम्हारी वर्नियर स्केल की डिवीजन हो, जो तुम्हारी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में बताओ वो वाली डिवीजन कौन सी हो जाएगी? बताओ, अगर ये वाली डायग्राम का मुझे आंसर लिखना है इस वाले केस में। सेवन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वाले केस में तुम देख सकते हो कि जीरो मेरा किसको क्रॉस कर लिया? ये मेरी एक मेन स्केल डिवीजन मेरी 1 मिलीमीटर है। हाँ, तो ये 1.2 मिलीमीटर हो गई, तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 1.2 मिलीमीटर, नहीं 12 मिलीमीटर, सॉरी 12 नहीं, इसमें 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर आ जाएगी ना। इसमें इसकी हमने लीस्ट काउंट अभी निकाली थी। लीस्ट काउंट कितनी आई थी हमारे पास? 1 अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आई थी, है ना। इस केस में लीस्ट काउंट थी मेरी 0.1 मिलीमीटर। तो अब तुम क्या करोगे? 12 तो मैम हम लोगों को दिख गया, अब कौन सी रीडिंग हमारी कोइंसाइड कर रही है वो देखेंगे। जरूरत नहीं करी मैम, 1 2 3 4 5 6 7th कर रही है, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, 7th कर रही है। तो 12 मिलीमीटर प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 0.1। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि मेरी इस केस में रीडिंग कितनी आ गई? 12.7 मिलीमीटर। इज दिस पार्ट ओके कि वर्नियर कैलिपर्स को रीड कैसे कर सकते हैं? मैम डायग्राम में तो मैम एक ही करती है कोइंसाइड, मैम जब प्रैक्टिकल करती है ना 3 प्रैक्टिकल में, राइट, प्रैक्टिकल में करती है क्योंकि हमारे वर्नियर कैलिपर्स इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, हमारी आंखों से देखने में भी हो जाता है इशू। बट ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ एक से ज्यादा रीडिंग कर रही है, तब भी हमें देखना है कि यहाँ सबसे क्लोज हमें कौन सी लग रही है, कि सबसे क्लोज कौन सी रीडिंग कर रही है। में क्लोज लगती है मैम जब देख रहे होते हैं तो। हाँ, तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखो। वैसा अगर लग रहा है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखो। हमने वैसा भी कर रखा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रखा है कि भाई कौन सी सही लग रही है। ये भी एक आइडिया है। ठीक है बच्चा। और अगर इसी वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर है, अगर जीरो एरर है यहाँ पर, जैसे सपोज जीरो वाली, जब मैं जीरो पे स्केल को डालती हूँ तब वो जीरो रीड नहीं कर रहा, तो जीरो एरर भी ये जो रीडिंग होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके भी हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर है बेटा? स्क्रू गॉज का भी दिखाओगे? हाँ, स्क्रू गॉज का भी दिखा दूंगी एक बार। वर्नियर कैलिपर्स के बाद स्क्रू गेज दिखा दूंगी। दिखाऊंगी क्या मतलब, बता दूंगी कैसे कॉन्सेप्ट चलता है। वर्नियर कैलिपर्स समझ में आया तो स्क्रू गेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करो अब। चलो मैम, एक ये क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, तो मैं पूछ रहा था मैम कि जैसे बारिश की वजह से मैं कल सेंटर नहीं आ पाऊंगा, और मेरे को सेंटर आना है या नहीं आना, तो मैम मेरी अटेंडेंस क्या 50% से कम है? और मतलब बेटा एक बार मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के पास मैसेज नहीं आया मोस्ट प्रोबेबली वही है कि अटेंडेंस में कुछ पंगा है, अटेंडेंस आपकी 50% से कम है। मैं तो लगभग या तो आपकी फिर हर क्लास में आपको राइट, या तो फिर वो स्टूडेंट आईडी का दिक्कत हुआ है कि स्टूडेंट आईडी आपकी लॉगिन वगैरह नहीं हुई है। मैम मेरे को मैसेज और कॉल दोनों है, बट मैम शायद बारिश की वजह से और पानी की प्रॉब्लम से मैं ना आ पाऊँ कल। अच्छा, तो फिर मैं बोलूंगी ऑनलाइन टेस्ट दो। ऑनलाइन टेस्ट तो दो ही। मैम मैम मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी ऑफलाइन आई जाऊँ। ऑफलाइन आ जाओ तो बहुत बढ़िया है, वरना अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन टेस्ट दे दो। वैसे ऑफलाइन टेस्ट आओगे तो अच्छा, क्योंकि आपको हाथ क्या स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बेटा। आओगी कल? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, खुशी मैम विल बी देयर। आप आ रहे हो तो बताओ यार एक ठीक बार। है, नहीं मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। इसमें खुशी मैम से मिलने का बहुत मन था। नहीं आपसे भी था मैम, आप आ नहीं रहे लेकिन। हाँ, मैं आ नहीं पाऊंगी, बाकी सबसे मिल लो एक बार, मजे आएंगे। अनुज ने आंसर ही बता दिया, बाकी बच्चे भी आंसर बताओ। बिल्कुल सही अनुज, वेरी गुड बेटा, गुड जॉब, यू हैव सेड दैट। जो आपने बताया वो सही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। कैसे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए? अब बोला क्या है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। जीरो एरर का कॉन्सेप्ट तो गया।
आपको बोला है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको मेन स्केल डिवीजन नहीं गिवन, मेन स्केल पे दो डिविजन है 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि वन मेन स्केल डिवीजन विल बी 5.15 minus 5.10 which will be equal to 0.05 सेंटीमीटर। सही है ना। अब आपको क्या बोला है आगे, वर्नियर स्केल में 50 डिविजन हैं विच आर इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल में 50 डिविजन हैं विच आर इक्विवेलेंट टू 2.49 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं वन वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकाल सकती हूँ, यस मैम। है ना। वन वर्नियर स्केल कैसे निकालोगे, 50 डिवीजन है 2.45 सेंटीमीटर को है, तो 2.45 डिवाइडेड बाय 50, so this value comes out to be 0.049 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गई ना मेरे पास लीस्ट काउंट। मैम स्क्रीन जस्ट हाँ बेटा अब आ गया। आ गई बेटा। तो यहाँ से मेरे पास लीस्ट काउंट नहीं आ गई, लीस्ट काउंट अब हमारी वो MSD BSD वाला फॉर्मूला लग गया डायरेक्टली। तो लीस्ट काउंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.50 माइनस 0.049, 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगी लीस्ट काउंट की वैल्यू। ये क्लियर है लीस्ट काउंट कैसे निकाली, लीस्ट काउंट वाला पार्ट क्लियर है सबको। मैम 1 MSD यस कैसे मैम। निकालें? क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर की दो डिविजन है मेन स्केल पे जो कॉन्सेक्यूटिवली एक दूसरे के साथ बनी हुई है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होएगा वही तो आपका 1 MSD हो जाएगा ना बच्चा। ओह ठीक है मैम। ठीक है बेटा, चलो तो अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको रीडिंग निकालनी है फाइनली, लीस्ट काउंट आ गई तो अब हमें रीडिंग नहीं निकालनी है। तो रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या डेटा गिवन है कि 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन, सो डायमीटर आपका कितना है ये बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको एक और चीज बोल रखी है कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है जो उसका जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि मेन स्केल रीडिंग जो होगी ना वो आपकी 5.10 हो जाएगी। जहां पे आपका वर्नियर स्केल का जीरो जस्ट लाई कर रहा है या फिर जस्ट क्रॉस किया है वो आप मेन स्केल रीडिंग के बराबर ले लेते हो। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 5.10 के बराबर हो गई। अब इसके अलावा आपको बोला है कि 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। तो वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास 24 आ गई, है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 0.001 सेंटीमीटर विच इज 0.024 सेंटीमीटर आ गई ना। यहाँ से हमारे पास रीडिंग बच्चा, रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो 5.10 प्लस 0.024 which will come out as 5.124 सेंटीमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन, is this Yes, okay? ma'am. So that means that option D in this case will be the right answer. ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अब इसके अलावा बेटा दो जो छोटे छोटे कंसेप्ट बनते हैं वो तुम्हारे जीरो एरर के ही बनते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि डायग्राम में अगर ध्यान से देखो ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे ये जॉज जो है वो बंद है तो तुम्हारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। अगर मैं कुछ मेजरमेंट कर रही हूँ तो तुम लोग देखो कि मेजरमेंट में मैम मेरी थर्ड डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है इधर, है ना। हियर लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, लीस्ट काउंट तो सेम ही है 0.1 मिलीमीटर। दिख रही है ना ये डायग्राम में बेटा कि लीस्ट काउंट हमारी 0.1 मिलीमीटर है मैम। सो वी कैन सी दैट थर्ड डिवीजन इन दिस केस इज कोइंसाइडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मेरी 0 है, वर्नियर स्केल रीडिंग मेरी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 0.1 मिलीमीटर। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई मेरी 0.03 मिलीमीटर। तो बेटा यही तो मेरा जीरो एरर हो गया ना, क्योंकि जब मैंने कुछ भी इन जॉस के बीच में कुछ भी फंसा नहीं रखा तब भी मेरे पास ये 0.03 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग आ रही है। सो दिस विल बी माय जीरो एरर। मैम अच्छा मैम जो ये हमारा एरर होता है ये एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाता है ना कि कितना एक्यूरेट आंसर है। हाँ, एक्यूरेसी के हिसाब से मतलब ये कि अब आप कुछ भी मेजरमेंट करोगे तो उसमें 0.3 मिलीमीटर ज्यादा आएगी ना वो वैल्यू आपकी। तो अगर आप कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हो ऑन मेजरिंग एनीथिंग, ऑन मेजरिंग एनी लेंथ, ऑन मेजरिंग एनी लेंथ,
on measuring any length, we need to subtract the zero. है ना, आप कोई भी अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो इनिशियली अगर आपकी वैल्यू वेइंग स्केल पे 1 किलो, वेइंग स्केल 0 जब कुछ रखा भी नहीं है तब दिखा रहा है, तो अगर कुछ चीज उस पर आप रखोगे तो 1 किलो बढ़ा हुआ आएगा ना, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी 1 किलो कम होएगी ना। तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर में हिसाब है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कम होगी। सही है बेटा, चलूं आगे। यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से अब नेगेटिव जीरो एरर का हिसाब समझ लो। मैम एक चीज बोलनी थी। हाँ बेटा, मैम हमारे जो एरर्स होते हैं ये कहते मैंने हैं तो कि समझ नहीं आया। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट फिर से समझाती हूँ। हाँ विजय बेटा क्या बोल रहे थे? तो हम कहते हैं मैम हमारे जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट लेते हैं, कि वो हमेशा बहुत माइन्यूट होते हैं हमारी एक्यूरेसी और प्रिसिशन के हिसाब से। राइट। मैम लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो सकता है कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन मतलब गलत ही हमेशा बने, जैसे कॉस्मोस के होता है स्पेस की कंडीशन में, तो मैम हम अपने गड़बड़ कर दी तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो अलग अलग रीजंस होते हैं उसके। हो सकता है कि कुछ जगहों पे तो आप आंसर के पास ही नहीं आ पा रहे, बिकॉज आपने जो कंडीशंस ली, आपने assumptions ली हैं वो इतने ज्यादा होगी कि आप आंसर के बहुत ज्यादा पास आ नहीं पा रहे। ये वाली सिचुएशन में तो ये होता है कि इन केसेस में जो एरर आपका आ रहा है वो कैलिब्रेशन एरर की वजह से आता है मेजरली, कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेशन में एरर था उसकी, कि जो मैन्युफैक्चर हो गया है वही गलत मैन्युफैक्चर हो गया है, या फिर इतनी बार वो यूज हो गया कि उसके जो जॉज हैं वो थोड़े से लूजन अप या फिर टाइटन अप हो गए और ज्यादा। दैट इज व्हाई इस सिचुएशन में जीरो एरर उस हिसाब से आता है। ओके मैम। सही है बच्चा? हाँ अब बेटा हमारे बताओ बोर्ड जीरो की एरर में क्या calculation में समझ भी में error आया? आया। हाँ जी बच्चा, एक बच्चा बोल रहा था ना कि नहीं समझ में आया जीरो एरर। मैम मैम चलो मैं लीव हो गया था। अच्छा खुश नहीं होता बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि पॉजिटिव जीरो एरर तब आता है जब आपने इन जॉस के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ फिर भी आपकी कुछ रीडिंग आ रही है, उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, पॉजिटिव जीरो एरर की वजह से कि अगर आप कोई भी लेंथ को मेजर करोगे तो वो जो एरर वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव जीरो एरर है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी रीडिंग से। ठीक है, सही बात है बेटा? यस यस मैम एकदम। Yes, ma'am. अब वैसे ही अगर आप Okay, नेगेटिव जीरो एरर की बात करोगे तो नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा कि जो आपकी ये वैल्यू रहती है, जीरो वाली जो वैल्यू होती है, वो आपकी कुछ नेगेटिव साइड पे हो जाती है। मतलब आपका जो मेन स्केल का जीरो है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे है वर्नियर कैलिपर्स का जीरो। जब ऐसे सिचुएशन में हम मेजरमेंट करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी हमारी -1, कि जीरो तो उसने क्रॉस नहीं किया ना, तो -1 मिलीमीटर हमें मेन स्केल रीडिंग लेनी पड़ेगी। वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? एग्जैक्टली फोर्थ। 4 इंटू लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 मिलीमीटर। तो अब इस चीज का क्या मतलब है बेटा? इस चीज का ये मतलब है कि जीरो एरर इस केस में मेरा कितना आ गया, -1 प्लस 0.4, सो दिस विल कम आउट एज -0.6 मिलीमीटर। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका एडिशन वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका एडिशन वाले साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये मतलब है कि सपोज आपके वेइंग स्केल पे -2 kg दिखा रहा है, तो अब अगर आप 50 किलो का कोई मास उस पर रख रहे हो तो आपके पास 48 kg आंसर आएगा। तो जो जीरो एरर है इसमें 2 किलो का, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? इज दिस थिंग ओके? Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे। ओके मैम। चलते हैं ना आगे। चलो अब बेटा वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर से भी एक और थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट, जो एक और ज्यादा प्रिसाइज आइटम होती है वो होती है तुम्हारी सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल से तुम और भी ज्यादा छोटी लेंथ जो होती है वो मेजर कर सकते हो। सर्कुलर स्केल में स्क्रू गेज। यस मैम, इसको पीछे से हम खींचते हैं, नट पीछे जाता है, फिर उससे मेजरमेंट करते हैं। हाँ नट का साइज बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इसमें तुम क्या करते हो, इसको ना ये जो ये यहाँ पे तुम्हारा स्पिंडल गिवन है, ये जो बॉल और स्पिंडल गिवन है, इसके बीच में अपनी चीज फंसा दोगे। जैसे कोई वायर का तुमसे रेडियस या वायर्स का डायमीटर पूछा है, तो वो वायर तुम यहाँ पर इसके बीच में फंसा दोगे और फिर इसको रैचेट को घुमाकर एक इसकी पोजिशन पे ले आओगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि तुम्हारे पास एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। तो जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो हम अलग देखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगी वो हम अलग देखेंगे और अपना जो आंसर है वो निकाल देंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में किया वही हम यहाँ पर भी करते हैं, बस यहाँ पर लीस्ट काउंट मेजर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्क्रू गेज में एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके पास होती है वो होती है पिच। ये पिच वाली चीज बाद में भी सुनते रहोगे। तो पिच कुछ नहीं है, पिच इज द वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब पिच इज द लीनियर डिस्टेंस
which is the linear distance moved in one revolution. मैम स्क्रीन एक सेकंड बेटा, आ गई बच्चा? तो पिच का मैं बोल रही हूँ कि कितना तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो मूव हो गया इन वन रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से पिच को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर इसका फॉर्मूला अपन लोग देखें तो पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, which is defined as the distance moved by the screw, कि स्क्रू ने कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन, मैम डिवाइडेड बाय। हाँ बेटा, पेपर में जैसे अगर मान लेते क्वेश्चन आता है तो हमें क्या गिवन होगा कि कितनी उसमें रोटेशन? हाँ राइट राइट, वो डेटा सारा गिवन रहेगा, तुम्हें निकालना आना चाहिए। हाँ विशेष बेटा, राइट। पिच स्केल मेरे भी को नहीं बोल पता था, इस खींचने वाले घुमाने वाले पार्ट को कहते हैं रैट। रैट। हाँ सबके अपने नाम होते हैं, वो रैचेट आपका वो हो गया, थिम्बल हो गया, ये पूरा सर्कुलर स्केल का ये बना हुआ है। नई नई चीजें, हमें जो काम है वो मेजरली मेन स्केल और सर्कुलर स्केल से रहेगा इधर भी। तो अब हमने एक बार अगर पिच निकाल ली, पिच से हमारा लीस्ट काउंट निकालना बहुत इजी होता है। पिच से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको पिच निकालनी ही पड़ेगी स्क्रू गेज के केस में। तो लीस्ट काउंट की आपकी क्या वैल्यू होती है? पिच। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, यूजुअली 100 होते हैं। इज दिस ओके? मैम Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अब हमने देख लिया कि लीस्ट काउंट इस केस में कैसे निकालते हैं। वो वाली जो चीज है वो हम लोगों ने समझ ली है कि हाँ लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब एक तरीके का एक स्पेशल स्क्रू गेज होता है जो आपके मेजरली आपको हर लेबोरेटरी वगैरह में मिलेगा, जिसको कहा जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। काफी सारे ना ये नीट के क्वेश्चंस में, आईआईटी के क्वेश्चंस में लिख दिया जाता है कि सपोज आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है तो ये रीडिंग बताओ। सो दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, ताकि आपको पता हो कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी जो पिच होती है वो होती है आपकी 1 मिलीमीटर की, और कितनी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स होती है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स होती है हमारे पास 100। तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/100 विच इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी अपने स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट जो है वो निकाल सकते हो। अब अगर आप बोलो कि मैम चलो लीस्ट काउंट हमने निकाली, अब इसके आगे मेजरमेंट कैसे करनी है, इसके आगे मेजरमेंट कैसे करनी है तो वो भी सीख लो। अब मेजरमेंट में सबसे पहले हमने वर्नियर स्केल के केस में भी सेम ही चीज करी थी। वर्नियर स्केल के केस में भी सेम ही चीज करी थी कि मेन स्केल रीडिंग निकालनी थी, है ना। इस सिचुएशन में भी मेन स्केल रीडिंग तुम्हारी यही हो जाएगी कि जो मेन स्केल रीडिंग तुम्हें जस्ट स्केल पे दिख रही है, जो मेन स्केल रीडिंग, ये जो सर्कुलर स्केल है इसने क्रॉस कर ली और जो मेन स्केल रीडिंग हमें दिख रही है वो वाली हो जाएगी हमारी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद हमको क्या चाहिए? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या बोला है? सपोज ये तुम्हारा मेन स्केल है, इसके ऊपर तुम्हारा ये जो है जिसमें ये सर्कुलर स्केल घूम रहा है, तो बेटा कोई ना कोई ऐसी डिवीजन होगी सर्कुलर स्केल की जो कोइंसाइड कर रही होगी मेन स्केल से। Yes, ma'am. कोई ना कोई ऐसी डिवीजन होगी सर्कुलर स्केल की जो कोइंसाइड कर रही होगी विद मेन स्केल। सो दिस इज सर्कुलर स्केल डिवीजन। डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, division on circular scale coinciding with main scale. Is this okay? एंड अगर इस केस में भी जीरो एरर तुम्हारा हो सकता है ऊपर नीचे, तो जीरो एरर को तुम सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है बेटा ये वाली चीज भी सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब ये वाला डायग्राम भी देख लो, इसमें तुम्हारे सारे जो अलग अलग टाइप के जीरो एरर्स हैं वो मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं। ठीक है, नो जीरो एरर वाले केस का क्या मतलब है कि जो ये तुम्हारा जीरो ऑफ मेन स्केल है और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल है वो तुम्हारे एकदम सेम लेवल पे है। तो जब सब कुछ बंद है, जब कोई रीडिंग तुम लोग नहीं ले रहे हो, तब तुम्हारे दोनों के जीरोस कोइंसाइड होते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर तुम्हारी जब जीरो कुछ इस हिसाब से, तो हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब हमारी जीरो इस हिसाब से तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि सेकंड वाले डिवीजन से ये कोइंसाइड करेगा तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग के बराबर वैल्यू आ जाएगी। और नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब जो जीरो है वो ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ 4 डिवीजन जो है वो नेगेटिव में है। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसमें ये जो 4 डिवीजन है वो एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
So these are the three different types of zero errors which can exist in the case of screw gauge. Is that also okay, guys? मैम पॉजिटिव जीरो और सब्ट्रैक्ट होता है ना? हाँ, दोनों ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट नेगेटिव जीरो एरर में एक नेगेटिव साइन आ जाता है ना आगे, तो इसलिए वो ऐड हो जाता है। सही है ना बेटा? ओके मैम। चलो, तो इतना ही अपन पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाला पार्ट। ये तुम्हारा डन है पूरा का पूरा पार्ट। अब इसके अलावा थोड़े से अपने जो बाकी सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बढ़िया। तो अब कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो तुम्हारा ये प्रीवियस चैप्टर में से नहीं हुआ हो या फिर बचा हुआ हो। ठीक है, अब सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ये वाला इकलौता टॉपिक था जो नहीं हुआ था, तो इस टेस्ट में भी है। चलो थोड़े से एक दो क्वेश्चन इसके हैं, तो वो वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ये वाला पार्ट भी अच्छे से, इसलिए मैंने करवा भी दिया कि बच्चों को दिक्कत ना आए। मैम हाँ बेटा, चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्वेश्चन लगा दिया, ये लो। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सब बच्चे आंसर निकालेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। सपोज ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ट्राई टू डिटरमिन इट्स वैल्यू एंड टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। निकालो 20 to 11 में। हाँ बेटा, मैम जैसे जो लिस्ट है, जो मैम मतलब वो आई इंफॉर्मेशन, तो उसमें जैसे लिखा है कि जिन बच्चों की 50% अटेंडेंस नहीं है, अगर वो अगले 1 महीने में मतलब अच्छी अटेंडेंस रखते हैं तो उन्हें मॉड्यूल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मतलब। हाँ तो मतलब राइट मैम कैसे मिलेगा उन्हें दोबारा फिर? बेटा, वो जैसे या तो फिर उसका आपका उस टाइम पे कोई टेस्ट हो या फिर उसका आपके स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। अब आपको क्या है कि चलो अभी आपकी फिर अच्छी मिल- अटेंडेंस नहीं है, तो यही होगा कि अब आपके और भी तो टेस्ट होने हैं ना। ये बचे हुआ पूरा जो महीना रहेगा 28 जुलाई से लेकर अगस्त तक का जो महीना रहेगा, उसमें भी तो टेस्ट भी होंगे, रेगुलर क्लासेस भी चलेंगी। तो वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर अपने टेस्ट दो, कोई टेस्ट मिस मत करो, क्लास मिस मत करो, तब आपको मिल जाएगा। मैम 21 21 आया, ठीक है बच्चा। बाकी बच्चे भी एक बार निकालने की कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इस केस में। मैम ये जो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है मैम, ये वाला केस है मैम, थोड़ा सा स्लिप हो गया मैम दिमाग से, मैम मेरे को बता दीजिए मैम फिर ठीक है, से इंक्लाइंड। ठीक है, कोई नहीं होता, ये बता देती हूँ। इसको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट से ही मत करो, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट को भूल ही जाओ इसको करने में। ओके मैम। सपोज नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तब करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे भाई, भूल जाओ ना, भूल जाओ कि ये ऐसा कुछ, ये वाली जो चीज है, ये मुझे 37 डिग्री वाली जो चीज है वो हमें गिवन है। ठीक है, मैं इसमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है कि सपोज मैं इसको तो ले लेती हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, इसको तो मैं ले लेती हूँ वाई एक्सिस, ऐसे ही तुमने सॉल्व भी करोगे सारे प्रॉब्लम्स। इसको तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है। सही है ना, मेरा तो इसी से काम बन जाएगा इस क्वेश्चन में तो बेटा। मैम मेरा तो 100 100 आ रहा है, ठीक है। चलो ये समझ में आया स्टेप सबको कि एक्स और वाई एक्सिस हमने इस तरीके से ले लिए। यस मैम। अब सबसे पहले अपनी वाई डायरेक्शन देखो, सबसे पहले अपनी वाई डायरेक्शन, सबसे पहले अपनी वाई डायरेक्शन देखो। ये वाई डायरेक्शन के केस में होगा क्या, ये वाई डायरेक्शन के केस में होगा क्या कि हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, हमारे को आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो यूज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करो। यहाँ पर तुम्हें पता है कि क्योंकि तुमसे पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी जा रही है, अगर तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सेम जगह पे वापसी गिर जाएगा तुम्हारा जो भी पार्टिकल होएगा। हमें निकालना क्या है कि y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है वो हमें निकालनी है। तो बेसिकली अब इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है कि ये जो मास होगा इस पे नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा mg लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारा mg लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? यस मैम। है ना बेटा। तो एक इसमें तुम्हारा ये वाला जो एंगल है, ये अगर तुम्हारा 37 के बराबर है, ये एंगल हमें 37 के बराबर गिवन है, ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल रहेगा ये हमारा बचा हुआ एंगल 90 हो जाएगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 53, राइट। तो यहाँ से एक तरीके से mg के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना मेरे पास इस डायरेक्शन में।
mg के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना मेरे पास इस डायरेक्शन में बेटा। अगर ये एंगल मेरा 53 है तो एक हो जाएगा mg cos 53, हो जाएगा mg sin 53। What I'm saying is this angle will be equal Yes, to ma'am. 50, क्योंकि ये 37 है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो इसका क्या मतलब है कि mg के दो कंपोनेंट कौन कौन से आ गए? This will be mg cos 53 and this will be mg sin 53। तो अब ये जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इस केस में, ये जो एक्सेलरेशन जो होगी इन y डायरेक्शन, तो वो तो खाली ये g sin 53 की वजह से आएगी ना। समझ गए बेटा? ये जो एक्सेलरेशन है वो yes, तो खाली ma'am. g sin 53 की वजह से आएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? Yes, इनिशियली ma'am. u की वैल्यू कितनी है? 20 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू t का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी है? mg sin 53। एक्सेलरेशन कितनी है? mg sin 53। तो नीचे की Ma'am, डायरेक्शन में है इसमें- क्योंकि, एक सेकंड बच्चा, अभी आ गई नीचे की Yes, डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ जाएगा। हाफ इनटू mg sin 53 विल बी इक्वल टू व्हाट? चलो लिख देते हैं mg sin मैम ये तो 53 फोर्स है तो मैम उसमें तो m हट जाएगा ना। g sin 53 आएगा बस, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमारी y डायरेक्शन में 0 के बराबर है, क्योंकि तुम्हारा पार्टिकल जहां पे शुरू हुआ वहीं पे y की डायरेक्शन में तो नीचे आ गया। तो 0 विल बी इक्वल टू 20 sin थीटा multiplied by time of flight is given to you as 3 seconds minus half into g की value is 10 into sin 53 will be what? 4/5? 3/5। नहीं, sin 53 तो 4/5 होता है, यस मैम। मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे थीटा की वैल्यू निकाल के बताना कितनी आती है। यहां से मुझे एक बार बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। वेरी गुड। 60 साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये 5 2 10 है, 5 2 10 है, 9 4 कितना हो जाएगा? ऐसे ही कुछ होगा ना। कितना आ जाएगा बेटा? मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आई थी वो 3/5 आई थी, राइट? 36 आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी आ गई 36/60 विच इज 3/5 आई गेस, राइट? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास 37 ही आ गई फिर से। यस मैम। ठीक है, अब जब इतनी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको रेंज बतानी है, तो रेंज तो बता ही सकते हो अब। यस मैम। यस मैम। बताओ रेंज की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? हाँ अनुज बेटा, हम रेंज की वैल्यू तो 21 आएगी ना। ना हम एंगल तो ऐसे भी निकाल सकते थे ना, वर्टिकल कैसे? अपोजिट से। मैम जैसे कि मैम एक तो मतलब 90 डिग्री बन रहा है तो डायरेक्ट हम, यार वो जैसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा ना, वो वी नॉट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। वी नॉट और एमजी पैरेलल थोड़ी है। मैम लग रहा है। लग रहा है वो वी नॉट जो है वो तो किसी भी एंगल पे हो सकता है ना थीटा पे। वी नॉट और एमजी पैरेलल नहीं है, वो वर्टिकली ऑपोजिट वाला केस नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, वी नॉट तो सपोज तुम्हारा अगर तुम इस डायरेक्शन में बना देते तो वी नॉट तो ऐसे हो जाता। ये थीटा है मेरा, क्या दिक्कत है? वी नॉट और एमजी पैरेलल थोड़ी है। मैम एक और चीज पूछनी थी। हाँ बेटा, मैम हम इस पे एक्सिस के लिए मैम y इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगा सकते? वही तो लगाई है। ओके मैम। सबसे पहली इक्वेशन ही वही लिखी है, वही तो लगाई है, तो उसी y से तो आएगा डायरेक्शन ये। हाँ तो यही तुम्हें एक्स में भी लगानी है, तभी तो रेंज आएगी, यस मैम। है ना? अब यही तुम्हारी सेम एक्स एक्सिस पे लगेगी। अब एक्स में भी यही होगा कि x विल बी इक्वल टू व्हाट? ux मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पर खाली डिफरेंस ये है कि ax की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, है ना? यहाँ पर तुम्हारी ax की भी वैल्यू कुछ ये g cos 53 की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर जब तुम x की वैल्यू लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ux इज इक्वल्स टू व्हाट? ux विल बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा। तो v नॉट cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट
माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हाफ जी कॉस ही, आई थिंक यहाँ पर भी हाँ जी कॉस 53 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। अब ये वैल्यू एक बार सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है, ये डालो। वी नॉट की वैल्यू मैम 20 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना आएगा 37, तो कॉस थीटा विल बी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट हमने 3 देखा ही था, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू कॉस 53 कितना है बेटा, कॉस 53 3/5 होता है ना, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर। बताओ ये कितनी वैल्यू आएगी एक्स की। अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन बुरा होता है? वैसे इसका आंसर 21 है। ठीक है, आ गई 21 वैल्यू, 21 मीटर। अरे हाँ तो गई 16 into 3 Yes, ma'am. और minus 27। हाँ सही है, वही आंसर है, आ गई ना वैल्यू, दैट इज द मेन पार्ट। Yes, ma'am. ठीक है, चलूं आगे। Yes, ma'am. यस मैम। चलो लखन अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड मर्जी है है। आपकी। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, हमें पता है दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। Half. nth सेकंड की बात कर रही हूँ, तो nth सेकंड तक डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, u मल्टीप्लाइड बाय n, माय टाइम इज इक्वल टू n प्लस हाफ a इंटू n का स्क्वायर। और अगर मैं बात कर रही हूँ कि n माइनस 1th सेकंड में कितना डिस्टेंस होएगा, दैट विल बी u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, तो कैसे निकालते हैं, u plus a by 2 2n वेरी, दोनों को कर लो ना, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो तो आ जाएगा u प्लस, हाँ बेटा इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा उसमें। डायरेक्ट आएगा आंसर। ये तो चलो, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, ये जो वैल्यू है बेसिकली हमारी, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, तो दोनों को कर दो ना इक्वेट, खोल लो दोनों पार्ट्स को, क्या आएगा u प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो u प्लस ए एन माइनस a बाय 2 बन जाएगा ना, मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 3n। सही है, तो दिस इज व्हाट u माइनस a बाय 2 प्लस ए एन मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 3n। यहाँ पे दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं, Yes, ma'am. दोनों साइड को अगर कंपेयर करोगे तो Yes. an इज इक्वल्स टू 3n आ जाएगा, क्योंकि दोनों में n का टर्म है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो तुम्हारे पास 3 आ गई। सही है, और इसके अलावा ma'am. हमें क्या बोल रखा है, u माइनस a बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, u माइनस 3/2 विल बी इक्वल टू 2, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3/2, मतलब 4 प्लस 3 7/2। सो दिस मीन्स दैट u की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.5 मीटर पर सेकेंड।
इज इट ओके बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है, Okay. सही है, चले आगे। एक और क्वेश्चन करना है क्या बेटा? यस मैम कर चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम इसमें हम क्या करेंगे, देखो साइन इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। वेरी गुड। ये सब्स्टिट्यूशन क्या वाला होती है भाई? बड़ा हैवी सा वर्ड है। तो उसमें फिर dx को चेंज करेंगे ना, x क्यूब की ठीक है। फंक्शन मान लेंगे और फिर तब इसको करेंगे तो मैम डी हो जाएगी। ठीक है, dx स्क्वायर तो बेटा सब्स्टिट्यूशन ना तुम्हारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि आपको ना अपना इंटीग्रल थोड़ा देखना है और देखना है कि आपके पास कोई ऐसी टर्म है यहाँ पर जिसका डेरिवेटिव भी इसमें प्रेजेंट है। मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो लेट मी से दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करती हूँ, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करती हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx, और इस साइड पे क्या आ जाएगा dt। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या था? साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dx। तो ये मेरा कुछ चेंज हो गया ना, साइन ऑफ एक्स क्यूब तो मैंने t ले लिया, तो दिस इज बिकमिंग इक्वल टू t साइन t, और यहाँ पर मेरे पास 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। अब तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे बहुत प्यार से। साइन की क्या इंटीग्रेशन होती है? Minus cos. माइनस कॉस टी प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पर t की वैल्यू वापसी डाल लूं, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, क्या अला बला है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, हाँ बेटा समझ नहीं आया। ठीक है। तो अगर कोई इसमें बड़ा टैन वाला नहीं है क्वेश्चन आपने है, मैम, हाँ ऐसी बड़ा तो कुछ नहीं है, आपने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया बस, मैं तो कुछ नहीं किया मेरी जान। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना बेटा इसको। इसमें सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि हमने इस पूरे के पूरे इंटीग्रल में जो एक्स क्यूब वाली टर्म थी उसको टी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे मेरा ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया ना बच्चा। सब्स्टिट्यूशन पे बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ तो हाँ, होते हैं। जेई वाले बच्चे बहुत बुरा फंसेंगे। जेई वाले बच्चों का तुम्हारा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ मैम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मजा आया क्लास में? थोड़ा सा रिवीजन हुआ, रिकैप हुआ कि हाँ मैम ये सब कॉन्सेप्ट Yes, पढ़े थे ma'am. थोड़े से?